हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम। आई एम विकास भारद्वाज एंड वेलकम टू अंसरकारी इन द लेक्चर सीरीज। अब हम एक टॉपिक को लेके चलते हैं जिससे हम एक शुरुआत करेंगे अंडरस्टैंडिंग की, लाइक द वे वी डू इट एवरी टाइम, बट आफ्टर दैट विल बी पिकिंग अप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की एलिमेंट फ्रॉम द डिफरेंट हैपनिंग्स, एंड दिस अराउंड 1 to 1.5 hours lecture is going to give you a consolidated base and understanding. But do make your own notes, do stop it, do rewind, do revise, and when we speak on the phone or whenever we are daily reporting and everything, we are doing it, then with the different individual candidate, I'm going to focus on squeezing it faster. So I'm just giving you certain insights and certain ideas so that you can pick up the right elements in a right manner with a lot of consistency and ruthlessness. Without consistency, without simplicity, without understanding, nothing is going to happen, and it lies in our hands. We must try, and we must have a priority without being selfish. We must have a priority, we must have an understanding. So let's go about it and see. अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991, देन एट दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर वाज ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने कहा था कि भाई दिस इज अ गेम चेंजर। रियल गेम चेंजर क्या होता है? दैट आप एनिमल स्पिरिट्स को निकाल दें, you encourage animal spirits of entrepreneurs and industry. That happened on July 24, 1991. Industry Ministry statement on industrial policy was released on that day, और उसने क्या किया? इंडस्ट्रियल लाइसेंस को हटा दिया। इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्ट्स के लिए कोई लाइसेंस नहीं होंगे, सिर्फ एक शॉर्ट लिस्ट that definitely remains with respect to strategic and security reasons and hazardous chemicals, or items of elite consumption, they were reserved for public sector. तो न्यू जो पब्लिक पॉलिसी स्टेटमेंट है, उसने एफडीआई रिलीज किया। एफडीआई आई शुड से ओपन अप किया 51% फॉर हुम, 51% एफडीआई न्यू पॉलिसी स्टेटमेंट ने अलाउ किया, और साथ में ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री सेक्टर्स, जिनको लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी में चाहिए, डिस इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स की करने की बात की, ग्रेटर मैनेजमेंट पीएसयू सेक्टर की बात की गई। इसीलिए नए नए फर्म्स को इनकरेज करना है, नए नए फर्म्स को लेके आना है, नए नए फर्म्स को हाइबरनेशन जो इंडियन इकोनॉमी का पहले एक तरीके से था, दैट इज सपोज टू बी ब्रोकन। यानी फिर चेंज किस में आएगा? कौन सा ऐसा एक्ट है, आप मुझे बताइए, जिस एक्ट की बात करी जाए और जिसमें चेंज आना चाहिए? यस, एमआरटीपी, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, उसके अंदर थ्रेशोल्ड को रिमूव किया गया। तो ये सारी चीजें क्यों की गई, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बैकग्राउंड। आई एम टेलिंग यू द बैकग्राउंड दैट हाउ approvals from the government must be cut down, how there is ease of doing business जिसको आज हम कहते हैं, how there must be promotion of new projects, how there must be promotion, how there must be expansions, there must be merger and acquisitions, there must be appointment of such people in PSUs also, जहां पर जो है आई शुड से ग्रेटर ऑटोनॉमी, ग्रेटर मैनेजरियल एक्सपीरियंस और ग्रेटर सक्सेस दिखाई दे। तो अब आज सोचने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन आज की अगर हम लेट 1970s की हम बात करें, तो इंक्रीमेंटल तरीके से चीजें होती थी। पॉलिटिकल फिलोसफी और इंडस्ट्रियल फिलोसफी ऐसी नहीं थी। 1970s, 1980s, 1990 में भी तब तक बहुत सारी कमिटीज भी आई थी। एक कमिटी मुझे याद है जो आई थी, वाडीलाल डागली। इट वाज अंडर सर वाडीलाल डागली, VADILAL, वाडीलाल डागली। और एक और आई थी, आई थिंक, राज्य अध्यक्षा कमेटी, राज्य अध्यक्षा कमेटी, और एक और आई थी आपकी, तीसरी जो आई थी वो थी सोंधी, सोंधी कमेटी। सो ये कमिटीज आने के बाद भी न्यू पॉलिसी फ्रेमवर्क जो इंडियन इंडस्ट्री का था, इट कुडंट कम अप आउट ऑफ द शैकल्स। इट वाज मोर ऑफ ए कंटिन्यूएशन ऑफ ए नेहरूवियन फिलॉसफी। दैट इज व्हाई व्हेन इन जून 1991 द PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टुक प्लेस, डिस्कशंस हुए, नए पोटेंशियल रिफॉर्म्स की बात हुई, और ये बात की गई IMF के लोन लेने से पहले। एंड दैट इज हाउ new policy paper, new policy framework was created, and obviously uh, important role was played by Honorable Manmohan Singh ji. Manmohan Singh sir was there. So that is how new industrial policy, it was having radical changes it after 1991, and I should say it created a new atmosphere. But then how difficult it would be, जो अब तक मिनिस्टर्स रहे होंगे, जो अब तक पॉलिटिकल पावर्स, जो अब तक पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिन्होंने अब तक कांग्रेस ने अब तक जिन बातों को फॉलो किया,
उन बातों को अचानक से कांग्रेस ही अबेंडन कर रही है। हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन वेरी वेरी रेडिकल, एंड डेफिनेटली देयर वुड हैव बीन अंदर ग्रुप्स होंगे, देयर विल बी फैक्शंस जो बोल रहे होंगे आप गलत हो रहा है, जो हो रहा था पहले ठीक था। दे वुड बी इवन ब्लेमिंग मनमोहन सिंह जी एंड इवन नरसिम्हा राव सर को ब्लेम किया गया होगा दैट यू आर थ्रोइंग नेहरूज विजन, यू आर थ्रोइंग इंदिरा गांधी कंट्रीब्यूशन, यू आर थ्रोइंग राजीव गांधी कंट्रीब्यूशन। लेकिन चीजें चेंज हुई, रीवर्किंग हुई, और उसके बाद क्या आया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, FIPB। देखिएगा, पहले ये PMO में था और बाद में जो है आई थिंक चेंज हो गया। पहले शुरू में इट वाज इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ओनली। सो political context of any industrial policy is very very important. That is what how we started discussing, and definitely political context important है। इसीलिए आज भी अगर आप देखोगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की हमने बात की इन वन ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर्स, हमने 2-3 लेक्चर्स में बात की। आप हर लेक्चर में से भी पॉइंट्स बना सकते हैं, PDF को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप समझिए उसको कि क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट with the understanding of today's newspaper. I mean to say whatever is there for the general studies perspective. General studies perspective से it is very very important to see, as I told you, to pick up key areas. हमारा approach है to pick up key elements, हमारा approach है to cover the syllabus। जैसे अभी मैं आपसे बात करूंगा कि अमेंडेड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट पेंशन जो स्कीम आई थी 2014 की, इट हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उन्होंने बोला उन लोगों को, जो मेंबर्स को जो कंट्रीब्यूट करना है, वो मौका दिया जाए और एक्चुअल सैलरी से ही किया जाए, एक्स्ट्रा ना किया जाए। इन सिंपल वर्ड्स, आपकी चॉइस है, आपको हायर पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वर्कर शुड डिसाइड whether they should opt for higher provident fund or they should choose for higher pension payout। ये बस दो इंपॉर्टेंट मोटी बातें हैं। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, दैट स्टबल बर्निंग, पहले भी हमने बात की थी। स्टबल बर्निंग, very very important role of weather, of geography, of around 10 to 15 days heavy burning takes place, enough machines are there, but then farmers must be persuaded to do so। And then secondly, PM 2.5 rises from 100 micrograms per cubic meter to 200 micrograms per cubic meter। जब वो 200 पहुंच जाता है तो 40% of it's from the biomass। this is one example, this is what we can speak about। and then secondly, it becomes very very difficult to handle it। so stubble burning is a very very important factor। उसके बाद rice cultivation, rice itself is a water intensive crop, and then sowing season of the paddy is also changing। तो farmers should move away from growing paddy in the quantities, जितनी वो कर रहे हैं उससे कम करें। they should go to maize, cotton, pulses, oil seeds। diversification होना चाहिए, and this must happen in next coming 5 years or 6 years maximum। Delhi geographical location, it is making it more pollution susceptible। Deccan Plateau is 500 kilometers from down south to Delhi, and Himalayas is to its north। तो हरियाणा से बिहार के बीच में जो वैली रीजन है, it is between the two structures, that is on one side Himalayas, other side you have Deccan Plateau। and Delhi sits on the Aravalli, उसका elevation है few hundred meters का। this makes Delhi a table top city। क्या? टेबल टॉप सिटी, उसकी peculiar geography है। it is within the Indo-Gangetic plains, इसीलिए ऐसा क्रिटिकल एपिसोड होता ही रहेगा। तो इसीलिए हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, ज्योग्राफिकल, एग्रीकल्चर, सारे फैक्टर्स को ध्यान में लेके हमें करना पड़ेगा। सो हाउ मेनी वोटर्स आर देयर इन दिल्ली एज सच, अगर आपको कभी कहीं कोट करना हो, 1.46 करोड़ वोटर्स आर देयर, एंड देयर आर 250 वार्ड्स फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। सिविक मैनेजमेंट इज द की, वी विल हैव एन आई, हम देखेंगे फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिटीजन चार्टर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ एयर किस कंडीशन में सिटीजन चार्टर क्या है। व्हेन इट इज पुअर तब हेल्थ एडवाइजरी क्या होनी चाहिए, व्हेन इट इज वेरी पुअर तब क्या होनी चाहिए, व्हेन इट इज सीवियर तब क्या होना चाहिए, व्हेन इट इज सीवियर प्लस तब क्या होना चाहिए। देयर आर 4 स्टेजेस, 1 2 3 4। सो यू मस्ट नो द सिटीजन चार्टर। एथिक्स में कोई केस स्टडी में काम आ सकता है, इंटरव्यू में यू कैन बी आस्क्ड बिकॉज़ यू विल बी गिविंग योर इंटरव्यू in UPSC only, whether you belong to Kanyakumari or you are belong to Thiruvananthapuram or you are belong to Manipur। so आप समझिए इस बात को, देखिए इस बात को, दिल्ली इज रोल मॉडल। सो CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, और भी कीवर्ड्स और आप ये एक एक्सरसाइज के तौर पे दे सकते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, गो टू CPCB वेबसाइट एंड मेक इंपॉर्टेंट
keywords and phrases, और वहां से अगर facts आप ले सकते हैं तो लीजिए. Suppose as a UPSC board member, if I ask you that being Chief Secretary of Delhi during the pollution time, would you always go for closing schools? So what is your opinion? So the question is that if the primary schools are shut, क्या उसको हमेशा बंद होना चाहिए? क्या solution है उसका? तो मेरा ये, अगर आप बोलते हैं स्कूल बंद होने चाहिए, then I say that how many kids have air purifiers at home? सो स्कूल क्लोजर क्या फेवर में है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, ये आपको खुद सोचना है, और आप मुझे आंसर बताइएगा वेन एवर वी आर डिस्कसिंग. Again, it is very beautifully given: stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, and all details are also here. So this is the template for the future, not only for Delhi but for the rest of the India also. We have been talking about freebies, Revdi culture, and so on so forth. So in the last 20 days, after the Himachal poll date, there have been announcement of projects worth 7,000 crores. And then they are belonging to farmers, to home guards, to everyone, and they are getting relief. Okay. For example, government is going to distribute additional 1 kg of sugar and 1 liter edible oil at discounted rates to 71 lakh National Food Security Card Act holders. Security Act card holders. अब बताइए क्या बोलेंगे आप इसको. Then mission of school excellence in Gandhinagar, in Junagadh. Then life initiative at Tapi, and so on. तो आप सोचिए, ये एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है. 630 करोड़ रिलीफ पैकेज फॉर फार्मर्स. ये कहां से आएगा सारा पैसा? टाटा एयरबेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो आपको ऐसे सोचना है, फिर आपको देखना है कि आपके मेंस के आंसर में आप कौन सा पॉइंट लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, और इसको आपको अपने अपने डिजिटल नोट वट एवर यू आर क्रिएटिंग उसके अंदर आपको लिखना चाहिए. तो स्टबल बर्निंग इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू. व्हाट डू यू थिंक? मैं आपसे पूछ रहा हूँ. स्टबल बर्निंग is not a political issue. It is about effective management of paddy straw. The issue of stubble burning is not a political issue. It is more of an agriculture issue. अब आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हो? आप इस पे कैसे रिएक्ट करोगे? आप इस पे कैसे पॉइंट बनाओगे कि IARI का रोल क्या है, CSCP का रोल क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है? पैडी स्ट्रॉ कहां से आप देखेंगे? इगस या आईगास आप कह सकते हैं. इट इज it is you can say festival of lights in Uttarakhand, and it is a it is related with the folk culture and folk traditions. So it is festival of lights, and it includes the idea that जब हिल के लोगों को न्यूज़ मिली भगवान राम लौट आए हैं, थोड़ी लेट से मिली थी, तो आप ये लगा लीजिए कि सेलिब्रेशन की आईगस या आईगस जो त्योहार है उसको सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में. Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, with officers during a 2-day international flight test seminar organized as a part of Golden Jubilee celebrations of Aircraft and System Testing Establishments, ASTE, Bengaluru. So ASTE must increase its outreach to capitalize on growth in Indian aerospace ecosystem. And AI chief also advocated the need to use new technologies like artificial intelligence, big data, analytics in flight training and testing methodology. And he praised
The AST is saying that it is sake of professional excellence, which has a singular objective of self-reliance in the field of flight testing. तो ये डिफेंस के एंगल से मैंने जो आपको पॉइंट बताया, इवन इंटरव्यू के अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज द एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया, हु इज द आर्मी चीफ, हु इज नेवी चीफ. दो दीज आर वेरी सिंपल टर्म, बट एट टाइम वी मेक मिस्टेक. सो आपको ये पता होना चाहिए. आई नो ए स्टूडेंट ऑफ माइन जिससे महात्मा गांधी का बर्थडे पूछा, महात्मा गांधी के पिताजी का नाम पूछा, महात्मा जी के माता का नाम पूछा, महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे पूछा, 5वें क्वेश्चन तक दैट स्टूडेंट गॉट ब्लैंक्ड. वो ब्लॉकआउट ही हो गया उसके लिए. तो कभी भी छोटे चीजों को नजरअंदाज मत कीजिए. एक और केस स्टडी मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कलेक्टर हैं या अगर आप आईपीएस हैं तो क्या आप अपने छोटे से बच्चे को पब्लिक इवेंट में लेके जाएंगे? हाउ फार इट इज, हाउ फेयर इट इज, हाउ फार, हाउ फेयर इट इज. तो कुछ लोग कहेंगे भाई जो है ये गलत है, एंड देन इट इज अ काइंड ऑफ मिस यूज ऑफ पब्लिक पोजीशन एंड आल्सो टू गेट टू गेट लाइमलाइट एंड सो फोर्थ. क्रिटिसिज्म भी होगा. लेकिन कुछ ये कहेंगे कि भाई अकेली है, लेडी है, वो वर्क करती हैं, और वो मतलब जो है बच्चे को भी मैनेज करना है, तो कैसे होगा? हाउ शी इज गोना हैंडल. मोस्ट वर्किंग वुमेन जो है वो अपने सारा टाइम अपने फीट पे खड़े रह के सभी चीजों को मैनेज करती हैं. तो इस केस में अगर वो ना ले, अगर उन्हें ले जाना भी पड़े तो इससे बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं होना चाहिए. ओके. तो आपका कहना क्या है इस दिशा में, आप कैसे इसको देखेंगे? डू यू थिंक किसी सिंसियर प्लेस पे किसी जगह की सैंक्टिटी ऐसे खराब होती है जब आप जो है यू नो बच्चे को लेकर साथ चले जाते हैं या कोई पर्सनल इवेंट ऐसे आप करते हैं? तो दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज. सेंटर इज फ्लोटिंग ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की डीम्ड यूनिवर्सिटीज के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए. एग्जिस्टिंग कंडीशंस में आप कहेंगे तो 20 ईयर कंडीशन इज वेव्ड ओनली इन केसेस वेयर एप्लीकेंट्स कैन एस्टैब्लिश दैट कि वो जो स्ट्रेटेजिक नीड्स ऑफ द कंट्री जो होती हैं या उसके कल्चर हेरिटेज जो है उन चीजों को आप एड्रेस करेंगे तो वेव किया जाता है. वरना जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरह ही होती है. जब एक बार मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह हो जाएंगी अगर वो एक बार जो है, अगर रेगुलेशंस जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है अगर वो अप्रूव हो जाती हैं. जो क्राइटेरिया है वो नैक लेके आता है, नैक ए ग्रेड. और सीजीपीए का भी उसमें है कि इतना सीजीपीए होना चाहिए या उतना एनबीए एक्रेडिटेशन होना चाहिए. तो पॉइंट ये है कि आप खुद मुझे सोच के बताइएगा, क्योंकि यार लिस्ट आती है, नकली यूनिवर्सिटीज की भी लिस्ट आती है, और डीम टू यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाए, कैसे उनको उनका रेगुलेशन किया जाए, और कैसे सिस्टम को मेंटेन किया जाए. क्योंकि अभी तो जैसा मैंने आपसे बताया, अभी तो एक देयर इज अ रूल कि 20 साल में कम से कम एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तब उसके बाद आप उसको डीम टू यूनिवर्सिटी कह सकते हो. तो ये 20 साल वाला जो कंडीशन मैंने जैसा बोला कि भाई हेरिटेज या कल्चर या इन चीजों को लेके जो है उनको सिर्फ एग्जेम्प्ट किया जाता है, तो कैसे और क्या किया जाए आप खुद सोचिए, क्योंकि इसमें इतने पॉइंट्स नहीं है. नीड स्मॉलर यूनिट्स ऑफ गवर्नेंस. तो आपके हिसाब से कितने, हाउ मेनी मोर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ गवर्नेंस डू वी नीड? जब हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जब हमारे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हमारे पास, आप शेड्यूल चेक कीजिए उसमें आपको पता लगेगा. फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट. तो बात आई थिंक स्मॉलर यूनिट ऑफ गवर्नेंस की नहीं है, बात ये कि स्मॉलर यूनिट ऑफ गवर्नेंस को ठीक से अप्लाई करने की है, उनको ठीक से उनको आगे बढ़ाने की है. 1992 1993 राइट्स. सोचिए आप, सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग हाई कोर्ट टू स्पीड अप द डोरमेंट केसेस. आप न्यूज देखा कीजिए कि न्यूज क्या आ रही है, आप कैसे सिस्टम के पार्ट बनने जा रहे हैं, जहां पर एक एक चीज आपका एक एक अगर आप ठीक से कार्य करेंगे तो देश के लिए कितना हित में जा सकता है. सोचिए आप.
उसी पेज के ऊपर हमें एक और न्यूज आइटम मिलता है कि डॉक्टर्स चांस डिस्कवरी ड्यूरिंग वॉक लीड्स टू 132-year-old टनल एट मुंबई हॉस्पिटल। सोचिए आप, पता चला कि भाई नीचे एक टनल ही थी, और हॉस्पिटल ने जब उसको किया तो पता चला जैसे 132-year-old टनल, और वो डिफरेंट डिफरेंट 3 डायरेक्शन में जाती है, और सीमेंट और कंक्रीट रूफ से बनी हुई है। सो एक जमाने में वो टनल जो है वो डिलीवरी रूम की तरह यूज में आती थी। सो मतलब पॉइंट ये है कि बहुत कुछ हो रहा है, हमें कुछ चीजें पढ़नी है, देखनी है, छोड़ देनी है, कुछ चीजें हमें पॉइंट बनाने हैं। यू कैन नेवर हैव टू मच बटर, यू कैन नेवर हैव टू मच बटर। तो ये सोचने वाली बात है कि इस फ्रेज को या इस कोट को हम कैसे देखें। तो दो क्वेश्चन, पहला, पाकिस्तान में व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दीज डेज, अदरवाइज ऑल्सो, जहां वहां पे मिलिट्री पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो इम्बैलेंस है, सिविल एंड मिलिट्री इम्बैलेंस, and democratic credentials and democratic institutions which are always more or less gone. In that context, how India should behave. The period of turmoil जो जो पाकिस्तान में आता है या है, it is always a challenge for us, because we don't have any control or any leverage over internal developments in Pakistan, but then it will have external repercussions also. More importantly, Pakistan is a nuclear state. So army, role of democratic institutions, role of civil society, role of politicians, it is very, very important. So in that context, as long as Pakistan is destabilized, South Asia even cannot prosper and grow. India, Pakistan are having very fragile relationship, and there is, unwritten एक ceasefire चल रही है since 2003, और you can say that Pakistan political troubles जो हैं वो both armies and border situation को और ज्यादा खराब ना करें. Otherwise, Pakistan, as long as it continue to support terrorism, it continue to support proxy, war in India, it continue to support and raise कश्मीर इशू, जो कि हमारा हम वतन है, हमारा मतलब वतन का पार्ट है, आई शुड से, एंड इट कंटिन्यू टू क्रिएट ट्रबल्स, तब तक कुछ नहीं हो सकता. अगर मैं बात करूं एक अलग मुद्दे पर कि जो है सारे के सारे नेशन जो न्यूक्लियर हैं, नॉन न्यूक्लियर हैं, एंड इवन जो बाकी भी सोचते हैं, वो सब एक साथ आ जाएं और एक न्यूक्लियर फ्री रेजिमेंट हो जाए, रेजिम हो, ये कैसे पॉसिबल है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये. सो दिस इज रिटन बाय फालियास नरीमन सर. ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट, वेरी वेरी ऑनर्ड पोजीशन. सो लॉ क्या कहता है इस सब्जेक्ट पे? 30 years अगो, आज से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, कि एडवाइजरी ओपिनियन मांगा था कि न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट या न्यूक्लियर वेपन किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर परमिटेड है अंडर इंटरनेशनल लॉ. क्या ह्यूमैनिटेरियन लॉ, आप कोई प्रिंसिपल्स हैं उसके जिसके तहत आप कह सकते हो कि वो यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो बात यह है कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सिर्फ जो है सेल्फ डिफेंस में यूज हो सकते हैं, जब उसका सर्वाइवल स्टेक पे हो. लेकिन अगर आप उसके अलावा या वैसे भी अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज करते हैं, एंड दैट इज ब्रीच ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ. सिर्फ 3 जजेस, वो जो सिर्फ 3 जजेस जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, उन्होंने डिसएग्री किया. उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ आज के टाइम से नहीं आया, ह्यूमैनिटेरियन लॉ आर प्रोडक्ट ऑफ एंशियंट टाइम्स, बुद्धिस्ट, हिंदू, चाइनीज, क्रिश्चियन, इस्लामिक, ट्रेडिशनल अफ्रीकन, इन सभी इन सभी कल्चर्स में एक्सप्रेशन दिया गया है ह्यूमैनिटेरियन लॉ का. और प्रॉब्लम जो हम कर रहे हैं, दैट द प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर वॉर इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, एंड द वर्ल्ड कोर्ट भी एक यूनिवर्सल कोर्ट है. सो देयर शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ल्ड्स प्रिंसिपल कल्चरल ट्रेडिशंस. न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स जो है एंशियंट टाइम में भी था, उस टाइम भी उसका प्रोहिबिशन था.
इंडिया के केस की अगर आप बात, हाइपर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स आर सपोज टू बी डिस्करेज्ड। इवन इन रामायण एंड महाभारत उनमें ही बात की जाती है। जब भगवान राम को बोला, भगवान राम से जब लक्ष्मण जी ने बोला कि भाई ये तो पूरे के पूरे हमारे पूरे, हम एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हम पूरी की पूरी रेस को नष्ट कर सकते हैं, और उनको भी कर सकते हैं जिनके पास मतलब राक्षस पूरा जाति का विनाश हो जाएगा। तो भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम ने कहा कि ऐसा डिस्ट्रक्शन फॉरबिडन है किसी भी नियम और कानून के द्वारा। जबकि रावण जो है वो अनजस्ट वॉर कर रहे हैं, रावण अनराइटियस भी है। उस टाइम भी जो लॉ ऑफ वॉर थे इंडिया में वो ये परमिट नहीं करते थे कि आप जो है पूरे प्रकृति का सर्वनाश कर दो। इवन महाभारत में भी यही कहा गया है। उसके अंदर भी एक तरीके का बैन था कि आप हाइपर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को अचानक से यूज नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल लॉ ऐसे होने चाहिए जो रोलिंग बैक करें न्यूक्लियर वेपन्स की, ना कि उनको अलाउ करने की बात करें। सबको एक साथ आना चाहिए। मैं यहाँ आपको बताता हूँ, जब रॉबर्ट ओपनहाइमर रॉबर्ट ओपनहाइमर जब उनको, वो सज्जन जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को इन्वेंट किया था, जब उनको लाया गया, ओपनहाइमर को लाया गया, जब उनको पूछा गया कि भाई डॉक्टर ये बताओ, क्या न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट कोई डिफेंस है क्या? बन तो गए हैं डॉक्टर, और हम यूज भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई डिफेंस है क्या? इसके अगेंस्ट कोई डिफेंस है क्या? है क्या डॉक्टर, बताइए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इसके अगेंस्ट सिर्फ एक ही डिफेंस है। उन्होंने कहा इसके अगेंस्ट सिर्फ एक ही डिफेंस है। पूछिए क्या? उन्होंने बोला इसके अगेंस्ट सिर्फ एक ही डिफेंस है, दैट इज पीस। पीस, पीस इज द ओनली डिफेंस। उन्होंने कहा इसके अलावा कोई डिफेंस नहीं है। वॉर बिगिंस इन द माइंड ऑफ मेन, एंड इट इज इन द माइंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन दैट द डिफेंस of peace must be constructed. I repeat, war begins in the minds of men, and it is in the minds of men and women that the defense of peace must be constructed. So these ideas we can definitely use in essay, ethics, sociology, even in psychology paper too, public administration के कुछ elements, even in political science and international relations, and also anthropology, और even इसका यूज हम जनरल स्टडीज के अलावा, इवन इन इंटरव्यू इफ यू वांट टू कन्वे आवर आइडियाज एंड सो ऑन। तो मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए और कुछ मैंने आपसे आइडियाज की बातें की। जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की सर्वाइवल की, फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स की अगर हम बात करें, अगर हम सभी लोग पूरा वर्ल्ड, अगर इफ यू स्टार्ट लिविंग लाइक अमेरिकन्स, देन वी नीड 5 अर्थ्स। वी नीड 5 अर्थ्स। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। On November 15th, 2022, the world will cross 8 billions. It crossed 6 billions in October 1999. So demographers at the United Nations predict that the planet will have 9.8 billion people by 2050. 9.8 billion people. सोचिए आप, India will be the most populous country by 2050, and its population will be crossing 1.65 billion. जबकि चाइना की पॉपुलेशन में कुछ डिक्लाइन होगा। सो पॉपुलेशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड वो कहते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लोइंग डाउन हो रही है। मोर देन 50 कंट्री इज रजिस्टरिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन, लेकिन फिर भी प्लैनेट की पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है। कहने वाली बात ये है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अच्छा है या बुरा है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी सी द थिंग्स। अच्छा है, अच्छा इस सेंस में है कि एवरी एडिशनल ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड मोर वैल्यू देन ही और शी कंज्यूम्ड, कि यानी कि रिलेशनशिप है एक पॉपुलेशन ग्रोथ में और अबंडेंस में। वो एक काउंटर इंटेटिव आइडिया है ये, ऐसा आप कह सकते हैं। इस ओपिनियन से सारे लोग एग्री नहीं करते हैं, पर मैंने बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मोर पीपल मीन्स मोर माउथ टू फीड, मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोर कार्बन एमिशन, जो कि नेचर के लिए डिट्रीमेंटल है, नेचर के लिए जो अच्छा नहीं है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिसोर्स का प्रॉब्लम इंडिया के केस में तो हम बोलते ही बोलते हैं। किसने स्कूल में अपने ऐसे नहीं लिखे होंगे?
high, huge population of India, huge resource content, and so that. हम तो अभी भी बोलते हैं कि हमारी गरीबी के कारण हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन what Indian Prime Minister Honorable Modi sir says कि population जो demographic है, it is a very complex thing and it is a contentious issue. जैसे चाइना, चाइना की पॉपुलेशन का सबने पहले पुअर आइडिया लिया, लेकिन नाउ चाइना हैज ग्रोन अप. चाहे चाइना है, चाहे वेस्ट है, डेवलप वेस्ट का भी यही है. तो क्वेश्चन ये है कि डेवलपिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, वो तो हाई पॉपुलेशन रजिस्टर करेगा ही करेगा. क्लोज द 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी रिजाइडिंग इन अफ्रीका आने वाले 100 सालों में. यानी कि हर सेकंड पर्सन, जैसे हम कहते हैं दिस सेंचुरी इज एशियन सेंचुरी, नेक्स्ट सेंचुरी विल बी अफ्रीकन सेंचुरी. Similarly, countries in the Muslim world are experiencing more population. The Muslim population in the world is expected to reach higher levels. तो यानी ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन भी बढ़ेगी. रिलीजन को भी आपने एनालाइज कर लिया कि भाई कितने जो है क्रिश्चियंस होंगे, कितने आप अराउंड हिंदूज होंगे, और कितने मुसलमान होंगे, कितने मुस्लिम्स होंगे. सो इंडिया भी इसी पूरे के पूरे ट्रेंड का पार्ट है. हमें भी ये देखना पड़ेगा कि हमें इंडिया की पॉपुलेशन को हमें कैसे स्टेबलाइज करना है. तो आर्टिकल ऑल्सो से इसकी नई कंट्री जैसे आई हैं, ईस्ट तैमूर, साउथ सूडान, कोसोवो, वो भी वो न्यू कंट्रीज जब क्रिएट हुई, अगर एक आप एंगल कह सकते हो, जब पॉपुलेशन इम्बैलेंस हुआ. लेकिन ये सिर्फ एक एरिया पर डिपेंड नहीं करता है. अगस्ट कॉम्टे, अगस्ट कॉम्टे, फ्रेंच फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या बोला? डेमोग्राफी इज डेस्टिनी. इट हैज टू बी क्रिटिकली एग्जामिन, बट यू कैन नॉट कंप्लीटली एग्री इट. डेमोग्राफी इज नॉट डेस्टिनी. Demography can be comprehensively and scientifically managed. There is enough for everyone's need on the earth, but not for everyone's greed. तो इंडिया का क्या है? इंडिया का आंसर क्या है? इंडिया का आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंडिया का आंसर है टू टेक एवरीवन अलोंग. इंडिया का आंसर है दैट ऑल रिलीजन्स आर कोएग्जिस्टिंग हियर. इंडिया का आंसर है दैट एवरी ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिया, दे मस्ट मूव टुवर्ड्स फॉर डेवलपमेंट. तो मैंने आपको कुछ आइडियाज दिए, मैंने आपको कुछ फैक्ट्स दिए. प्लीज टेक अप दोज फैक्ट्स एंड दे आर लिंक विद जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड ऑल्सो लिंक विद जनरल स्टडीज पेपर 1. एंड पीटी के लिए भी कुछ फैक्ट्स आपने आई होप लिए होंगे. अगर मैं अभी बात करूं that there must be real governance, any state government must work for the people and it must for the pro poor people. Any government, here the case study is of Karnataka government. Citizens must be provided all the livelihood options, चाहे फिर वो बूचरिंग का ही क्यों ना हो, in a legal manner, in a legitimate manner. Government must celebrate all the festivals, but it must not spend taxpayers' money by unnecessary and unwanted advertisements. Similarly, there must not be unwanted money spent on any kind of such programs and such kind of schemes which are not remunerative to the masses in terms of employment generation. For example, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज उनको गूगल करके आप पढ़िएगा एम विश्वेश्वरैया के बारे में. और इवन यू कैन चेक वन ऑफ माय वीडियोस आल्सो. आई एम श्योर आई हैव डन दैट. ही इज क्रेडिटेड विद कैश क्रॉप रिवोल्यूशन. वो पॉजिटिव चीज है. ही इज आल्सो लिंक्ड विद कृष्णराज सागर डैम. ही इज आल्सो लिंक्ड विद वृंदावन गार्डन्स. तो ये सारी चीजें होनी चाहिए रादर देन अपीजिंग a certain section or even going against a certain section. Both are not the part of good governance. Good governance must reflect for children, must reflect for women, must reflect for citizens.
पॉल्यूटेड एयर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वी ऑलरेडी बीन टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ गेल ओमवेट। गेल ओमवेट, अ स्कॉलर, and I can call her a thinker also, so scholar activist. She had played a very, very important role in writing about rural India, in writing about social traditions, in writing about caste, in writing about religion, in writing about, the way India lives. She is talking about spiritual tradition. She is talking about social movement. She is talking about people. She is talking about landscape. और उनके साथ साथ जो उमा चक्रवर्ती जी, कल्पना कना बिरान, विभूति पटेल, सुरेंद्र एस जोधका, ये सभी सोशियोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी किसी न किसी तरीके से गेल ओमवेट से जुड़े रहे हैं। दलित एक्टिविस्ट्स have also been a very, very integral part of the whole thing. She had very, very practical experience and she have an intergenerational impact. अपने generation से next generation में उन्होंने impact किया। She shaped the idea कि इंडिया में जो social harmony, social fabric, social culture है, how it is reflecting certain dynamics, whether they are good or whether they are not good. वो किसी यूनिवर्सिटी, किसी टीचिंग डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं थी। She helped in the evolution of sociological thinking in India in terms of caste, class, gender, patriarchy, women and so on. उनकी स्टडीज में महात्मा ज्योतिराव फूले, नॉन ब्राह्मण्स इन बॉम्बे यूनियन पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिस्ट एंड नेशनलिस्ट्स, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट कैसे चली इंडिया में, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो रिफ्लेक्ट होते हैं। सो गेल ओमवेट, शी ब्रिंग्स फॉरवर्ड द आइडिया कि कोई बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है अंबेडकरिज्म में और मार्क्सिज्म में। वो बताती हैं कि कैसे शी लर्न फ्रॉम बुद्धा, शी लर्न फ्रॉम रायदास, तुकाराम, सोयराबाई, चोखा मेला, नामदेव, जानाबाई। तो ये सारे जो नाम मैंने आपसे बोले, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द प्रीलिम्स art and culture part, but then obviously rest of the thing that I've discussed, it is a short note or comment on Gail Ombert with respect to sociology optional. Here is a revision test for you where I'm asking you how governor can be removed from office. So please tell me what is article 155 and 156 of the constitution is talking about. हम पहले भी अपने लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं आर्टिकल 155 156 की। So yes, it is talking about how a governor is appointed by the president and holds office during the pleasure of the president. अगर वो pleasure withdraw किया जाएगा तो गवर्नर भी अपनी जो है पोजीशन से स्टेप डाउन कर देंगे। एंड प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन इफेक्ट गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट और रिमूव किया जा सकता है। सो गवर्नर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन स्टेट्स। दूसरा क्वेश्चन, आर्टिकल 163 क्या कहता है बताइए, व्हाट आर्टिकल 163 सेज। मैंने कम से कम 3 या 4 बार अपने प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स किए हैं उसके अंदर मैंने आपसे चर्चा की थी। सो गवर्नर विल बी normally aided and advised by the council of ministers of the state except कुछ ऐसी जगह जहां पर वो अपनी डिस्क्रिप्शन का यूज करेंगे, लेकिन देयर इज नो प्रोविजन फॉर इम्पीचिंग ऑफ गवर्नर्स। सो गवर्नर स्टेट रिलेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई हमेशा कहा जाता है कि गवर्नर मस्ट बी ए पॉलिटिकल, गवर्नर मस्ट बी sagacious, governor must be abiding and also upholding the constitution. अगर state government is in minority, state government loses majority on the floor of the house, the government has fallen, then the governor's roles become very very crucial. So courts ने हमेशा कहा है, for example in Surya Narayan Chaudhary versus Union of India 1981, the pleasure of the president was not justiciable and the governor can be removed any time by the president by withdrawing pleasure. Similarly BP Singhal versus Union of India 2010, Supreme Court ने बोला no limitations or restrictions are placed on at the pleasure doctrine. लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई देयर इज दैट नीड इस क्लॉज को नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पीएल फाइल की गई थी, उन्होंने कहा था कि गवर्नर जो है हटाए गए, जैसे टाइम टू टाइम ऐसा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार चेंज होती है तो सारे गवर्नर हटा दिए जाते, तो वही बोला गया कि प्लेजर डॉक्ट्रिन को हटा दिया जाए। प्रेसिडेंट
कैन रिमूव गवर्नर फ्रॉम ऑफिस एट एनी टाइम, कोई रीजन बिना दिए हटाया जा सकता है, विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू शो कोज ऑल्सो, बट द पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज आर्बिट्रेरली, अनरीजनेबली. पावर हैव टू बी Power will have to be exercised in rare and exceptional circumstances for valid and compelling reasons. So governor cannot be removed कि भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा, पॉलिसीज और आइडियोलॉजी यूनियन गवर्नमेंट की वहां पे पुट नहीं कर रहा है, या फिर यूनियन गवर्नमेंट का उसमें कॉन्फिडेंस लूज हो गया है. गवर्नर अगर सैक कर दिया गया है, इफ इट कम्स टू कोर्ट, तो सेंटर को अपना जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसको सैक क्यों किया गया. तो इसलिए 2014 में when BJP government came to power, it claimed that the central government was pushing governors to quit on their own, इसलिए उन्होंने उनको रिकॉल ही नहीं किया. In August 2014, the Supreme Court agreed to examine a petition by then State Governor Aziz Qureshi, जिन्होंने जो है एनडीए गवर्नमेंट ने जब उनको पुश किया था कि तुम अपनी पोस्ट को क्विट कर दो. तो आप सोचिए कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या इसके पीछे क्या प्रोसेस है. और हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखी गई है. दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स अबाउट ईला भट्ट मैम, that how she set up Seva in 1972, how she was a path breaking leader, how सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हमारे लिए है कि जो द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन 2011 एंड द स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, ये जो है सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं स्ट्रगल के, जो सेवा ने और ईला भट्ट मैम ने लॉन्च किए थे. सिमिलरली पीएम स्ट्रीट वेंडर्स, जो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स है आत्मनिर्भर, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, ये भी जो है उन्हीं के उसका एक एग्जांपल है. दिस इज एन एग्जांपल बाय सेवा ओनली, वेयर दे हैव पुट अप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप लगाइए कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लॉन्च हुए हैं. सेवा का एक मतलब एक क्लोथिंग लाइन भी है, हंसीबा, जिन्होंने मतलब फॉरेन जो आपके डिजाइनर्स हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट किया है. तो हंसीबा रिटेल्स यूरोप में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, अमेरिका में होता है, जापान में होता है. सेवा जो है वेजिटेबल्स भी सेल करता है गुजरात में. सेवा ने पैंडेमिक के टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अनुबंध अनुबंध उन्होंने एक जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, ताकि जो है पैंडेमिक के टाइम के ऊपर लोगों के घर और चूल्हे जलते रहे. सिमिलरली साबाह एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है, उसका फैशन शो भी 2013 में ऑर्गेनाइज किया था. तो यू सी इट्स अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी पॉजिटिव, एक तरीके से स्टार्टअप के आइडियाज, एक तरीके से ऑनलाइन आइडियाज, सारे आइडियाज यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं. आप हर बार हम बात करते थे फॉरेक्स डाउन हुआ, फॉरेक्स डाउन हुआ, देखिए अब हम बोल रहे हैं फॉरेक्स है जंप बाई 6.5 मिलियन. तो इसीलिए आपको यू जस्ट हैव एन आइडिया, आपको पता होना चाहिए इंडिया का टोटल फॉरेक्स कितना है, इंडिया के फॉरेक्स की मूवमेंट क्यों हो रही है. दैट्स ऑल. यहाँ से जो जानने के लिए केवी कामत सर, KV Kamath sir was, MD and CEO of ICICI Bank, and he is the chairman of National Bank for Financing Infrastructure and Development. Very important, National Bank for Financing Infrastructure and Development. आप देखिए क्या होता है, इसकी डिटेल्स आप देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. RSIL, RSIL के जो हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रहा रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स लिमिटेड, एक सब्सिडरी है ये, मुकेश अंबानी लेड टेलीकॉम टू रिटेल कॉन्ग्लोमरेट. और वहाँ पे कामत साहब को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यू नो लॉन्च किया गया है. RSIL विल बी रीनेम्ड एज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, JFSL, ये ऐसे करके इतना हम जान सकते हैं. तो कामत साहब ने अपना करियर स्टार्ट किया था 1971 विद ICICI. इन 1988 ही मूव टू एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड स्पेंट सेवरल इयर्स इन साउथ ईस्ट एशिया before returning to ICICI as its managing CEO. And after the company's merger with ICICI Bank, he was made MD and CEO of ICICI Bank. Baiju is the official sponsor of the FIFA World Cup 2022 in Qatar. High quality education changes lives. So let's see, is it true so and how it happens. Maruti Suzuki is going to invest 7,000 crores this year. New plant in Haryana.
and new models also 7,000 crores. Midterm elections are happening in the US, so we are going to talk about that also. Piraruca, Piraruca fish. So Piraruca fish is an example of the most biodiverse rainforest in the world. Piraruca, also known as Arapima. तो एक एग्जांपल बस मैं बता रहा हूँ. उसका साइज है, it can weigh up to 200 kilos, and it is one of the largest of 2,300 fish species in the Amazon. It is found in the flood lakes across Amazon basin, including the region of Medio Jura. So the point is that कि ये मैजिक जो है हेल्प, ये मैजिक फिश जो है हेल्प करती है. इट हेल्प्स टू सेव रेन फॉरेस्ट. दैट इज व्हाट इज आवर कीन इंटरेस्ट टू टेक इट. और रिवर एंड कम्युनिटीज जो वहाँ पे हैं, वो एसोसिएशंस में जाकर उन्होंने मतलब अपने आप को बांट कर उन्होंने जो है कोशिश की है इन्वेजन्स ना हो और फिशिंग, इलीगल फिशिंग को रोका जा सके. और उससे ही जो है पीरा रूका, Pirarucu, I should say, Pirarucu. It is Pirarucu या Piraruca. It is being survived, and that is how it is linked with the, helping and also survival of rainforests, Amazon forest. That is here important news. That's all I can say. And let's go to the next level immediately. So here we go with other key ideas. Can women quota bill be revived? सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा. जो वुमेन रिजर्वेशन बिल की हम बात करते हैं उसकी बात की. सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड उत्तराखंड गवर्नमेंट टू कंटिन्यू विद 16-year-old ऑर्डर which granted 30% horizontal reservation in public jobs exclusively to state domiciled women, जो कि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था. और इससे अब क्या हो गया? इट हैज ओपनड अप द वे फॉर द कोटा फॉर वुमेन एनीवेयर इन इंडिया. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड. 30% जॉब कोटा फॉर वुमेन डोमिसाइल्ड इन उत्तराखंड उसको अलाउ कर दिया गया है. तो स्टेट 2006 में कहा गया था 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू वुमेन डोमिसाइल्ड इन स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, ओरिजिन एंड सोशल स्टेटस. ये जो है उसी साल ऑर्डर चैलेंज हुआ था, फिर ये रोक दिया गया था. दिस रिजर्वेशन इट वाज कॉन्ट्ररी टू द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसको ऑपरेशन में रोक दिया गया था. लेकिन अब जो है हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तराखंड ने जो ये दिया है इट इज कॉन्ट्री टू द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 16(2), जैसा मैंने कहा. एंड ये जो है रिजर्वेशन को ब्रीच करेगा. लेकिन हाई कोर्ट के उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट मेजॉरिटी ऑफ इट्स यूथ माइग्रेट टू अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ जॉब्स, लीविंग वुमेन विद द रिस्क ऑफ रनिंग देयर हाउसहोल्ड्स एंड रेजिंग चिल्ड्रन विदाउट एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट. दैट इज वाई जो है उसको लागू कर दिया, उसको बोला कि हाँ ये चलेगा. सिमिलरली
सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा विद इन 6 वीक्स एक PIL कि कैन इट विल इट बी रीइंट्रोड्यूसिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल प्रोवाइडिंग 33% कोटा फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड असेंबलीज। ये पूछा गया। ये प्रॉब्लम होगी मेंटेनेबिलिटी की, लेकिन पिटिशन ने जब पिटिशन आया है तो दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड। और द एनजीओ लेड बाय अरुणा रॉय एंड एनी राजा, दे हैव सॉट रिट ऑफ मैंडमस। 4 रिट होती है, मैंडमस, सर्टिरोरी, और आपका हिबिस कॉर्पस, और साथ में आपका क्यो वारंटो। तो मैंडमस के थ्रू पूछा कि भाई that whether it can be reintroduced or not. It was passed by Rajya Sabha in 2010, but it was lapsed with the dissolution of Lok Sabha in 2014, क्योंकि UPA 2 ने उसको लोअर हाउस में प्लेस नहीं किया। So keeping in mind the 1997 विशाखा जजमेंट गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली बोला है that it can lay guidelines to fill the legislative vacuum, but it cannot legislate or direct the government to enact a particular law. So इसीलिए the NGO said कि भाई हमें पता है आप रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं कर सकते पार्लियामेंट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू कर सकता है गवर्नमेंट को टू इंट्रोड्यूस द बिल इन पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन। So it said the Indian government should find no difficulty in reintroducing the bill as all mainstream political parties had promised to support the legislation in their manifestos, जो हमने बात भी की है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें एसए में भी आए हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 में भी क्वेश्चन आए हैं, जनरल स्टडीज पेपर 3 में भी क्वेश्चन आए हैं। मूविंग फर्दर, अब हम एक बात करते हैं पहले कि हर कोई लड़ाई को इतना पसंद क्यों करता है, वाई एवरीबडी लव्स वॉर। आर्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, कुछ आपको टिटबिट्स और फैक्ट्स दूं, तो ये हैं आपके फैक्ट्स। ये देखिए आप, हु इज सप्लाइंग द वेपन्स। यूक्रेन के जो मेजर वेपन सिस्टम जो रिसीव्ड हुए हैं, दैट इज थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, टर्की, पोलैंड। रशिया के जो मेजर सिस्टम्स रिसीव हुए हैं, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। हाउ मच आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैव गेन्ड defense stocks growth from the start of Ukraine war in February to September 2022? एरो विरोमंट के 80% बढ़ा, BA का 37, 26, 8%, 5.6%। आप देखिए अभी, it is good for defense arms, it is good for their balance sheets, it is a playground for testing new weapons and collaboration and tactics. It is also opening the way for a new era of warfare with greater integration between troops and unmanned platforms. Arm merchants are preparing for the next big war. So किस हद तक ये सही बात है, आप ये सोचिएगा। दूसरा, पाब्लो हॉफमैन विटली अवार्ड विनिंग कंजर्वेशनिस्ट, पीटी फैक्ट। और वो बता रहे हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट नेटिव ब्राजील प्लांट स्पीसीज, जैसे एक स्पीसीज का नाम है सोसिदाद शावा। तो वो बताते हैं कि भाई अलोंग विद अमेजन, ब्राजील का अंदर एक और रेन फॉरेस्ट भी है, द अटलांटिक। ब्राजील के पास 6 बायोम्स हैं, अमेजोनिया, केराडो, कैटिंगा एंड पेंटेनल, पंपा एंड माटा अटलांटिका। तो ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Araroshkira ecosystem exists in Atlantic rainforest. Many people think Brazil is very hot, but in this forest, जो ये forest south में है, they are 1,000 मीटर above the sea level. Temperatures are colder. So यहाँ पर diverse plants हैं, animals हैं, birds हैं, species हैं, and area has been extensively used for timber logging, cattle raising and tea farming. इसीलिए जो है इकोसिस्टम सीवियरली डिग्रेड हो गया है। तो उन्होंने कहा कि इसके प्रिजर्वेशन करने के लिए हमने बीड़ा उठाया। वी went on to preserve critically endangered species। डिफॉरेस्टेशन के द्वारा पावरफुल एग्री बिजनेस लॉबीज हैं, उनको हमने रोकने की कोशिश की। बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इकोसिस्टम कंप्लीटली डिग्रेड हो चुका था, इसलिए हमें टाइम और रिसोर्सेज की जरूरत थी। हमने ट्रीज को मैपिंग किया, ट्रेवल किया, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन को हमने देखा, फिर हमने लाइट, शेड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन सबको हमने देखा, एनवायरमेंटल कैंपेन लोकल कम्युनिटी के साथ कैरी किए, और हमने ये बताया कि भाई अमेजन इज हेल्प बाय द फ्लाइंग रिवर्स। ह्यूमिडिटी की मदद से वहाँ सब कुछ चलता है। अगर आप अमेजन फॉरेस्ट को
अगर आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेस वाटर विल सर्कुलेट इन द एयर विच विल इम्पैक्ट रेन इन द साउथ। तो इकोसिस्टम वर्क्स लाइक ए चेन। तो साउथ ऑफ ब्राजील के अंदर क्या है, पंपा, which can influence the temperature and rainfall around south pole. So every time there is a change in ecosystem, life will be impacted in other areas also. That is a very important element. जितने भी पीटी के क्वेश्चंस आएंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट के, वो आप इस लॉजिक से देख सकते हो। अगर वाइल्ड लाइफ वैनिश होगा, पॉलिनेटर भी वैनिश होंगे, सीड डिस्पर्सिंग एनिमल्स और स्पीसीज भी तो इसका मतलब क्या है कि इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इसीलिए Guarani, they are the indigenous community. So they use plant and food medicine. They truly respect their ecosystem, and everybody can play that role. जैसा मैंने कहा, in India also we have so many other examples. जैसे आता है, we will also pick up that also, and I'll do a different series also for that. But I just wanted to share with you an important news item with respect to a case study. That is why I did that. Moving further. देयर इज अ बिगर जेंडर डिस्पैरिटी इन वेल्थ क्रिएशन। जर्नल स्टडीज पेपर 1 सोसाइटी के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप एक वर्ड लेके आ सकते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्लोबल जेंडर वेल्थ रिपोर्ट आई है, इक्विटी रिपोर्ट, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बताती है कि ऑन एन एवरेज वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू accumulate 70% ऑफ वेल्थ एज कंपेयर टू मेन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मेन कॉज क्या है? मेन कॉज फॉर डिफरेंस आर जेंडर पे गैप, या वुमेन का जो डिलेड करियर ट्राजेक्ट्री है, क्योंकि वो केयर गिविंग को भी देती हैं टाइम। एक स्टॉप स्टार्ट करियर है वुमेन के लिए, बिकॉज सोशल एटीट्यूड्स भी ऐसे हैं, इसलिए बहुत सीनियर पोजीशन पे वुमेन नहीं पहुंच पाती हैं। पिरामिड भी ऊपर बहुत नैरोअर है, जहां पर ज्यादा वेल्थ क्रिएट की जाती है, तो वहां पर ज्यादा जेंडर गैप्स हैं। देयर इज नो सिल्वर बुलेट टू चेंज थिंग्स। आप दो एग्जांपल देखिए। वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू एक्यूमुलेट ओनली 60% ऑफ वेल्थ एज कंपेयर टू मेन। इंडिया इसमें बेस्ट परफॉर्मर है अमंग द 12 एशिया पैसिफिक कंट्रीज। दैट वाज स्टडी। ट्रेड ऑफ क्या है स्मूथ करियर ट्रेजेक्टरी का और केयर गिविंग का? वो ट्रेड ऑफ है कि 3% सिर्फ वुमेन जो है वर्क फोर्स में सीनियर पोजीशंस में इंडिया में है। अर्जेंटीना हैज हाईली क्वालिफाइड वुमेन विद रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन वुमेन इन लीडरशिप रोल्स, लेकिन वो इंडिया से भी पुअर है कई मामलों में। अर्जेंटीना's इकोनॉमी इज prone टू बाउट्स ऑफ इन हाइपर इन्फ्लेशन, एंड देन इनसफिशिएंट फाइनेंशियल लिटरेसी भी वुमेन के करियर पर या उस चीज पे बहुत फर्क डालती है। जेंडर वाइज वेल्थ डिस्पैरिटी रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनइक्वालिटीज को दर्शाती है जिनके आसान सॉल्यूशन नहीं है। चाहे फिर कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आप एक एलिमेंट इस चीज का लेके भी आते हैं, या अपने पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इवन इन केस ऑफ एसए एंड एथिक्स, अगर आपका ये माइंडसेट है, आपको समझ में आता है वुमेन की बात करते कि हाँ यार सेकंड लेवल के ऊपर मैं ये पॉइंट लेके आ सकता हूँ, आप इस वेल्थ रिपोर्ट का नाम WTW, ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट, अगले साल भी ऐसी रहेगी, तो आप अगर एक वर्ड भी नया जान लेते हैं तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जब जब आपको डाउट हो, कहा जाता है आप गीता पढ़िए। जब जब आपको डाउट हो, भगवत गीता आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेगी। ये एक इटरनल प्रिंसिपल है गीता का, कि वो हमें हमेशा रास्ता दिखाता है। हमें कृष्णा कहते हैं कि देर इज नो प्लेस फॉर ग्रीफ इन लाइफ। वो कहते हैं हमें जॉयफुल, हमें चीयरफुल, हमें एक्सलरेशन के साथ रहना चाहिए। हमें जो है प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे, वो जो है संजय से पूछते हैं कि उनके सन और पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो रूट था सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट का और वॉर था, वो था फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस, यानी कि मेरा आपका, जो धृतराष्ट्र की बातों से दिखाई देता है। पांडु उनके ब्रदर थे, उनको धृतराष्ट्र को चाहिए था कि पांडु के पुत्रों को, पांडवों को भी अपना ही मानते, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो धृतराष्ट्र जो है वो अपने माइंड को दिखाते हैं, अपने इमोशंस को दिखाते हैं, अपने फीलिंग को दिखाते हैं, और वो ब्लाइंडनेस एक तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। गांधारी जो है वो इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, जजमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और डिस्क्रिमिनेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। इंटेलेक्ट देख सकता है, लेकिन जब इंटेलेक्ट भी इमोशन से जब घिर जाएगा, वो देख नहीं पाएगा, जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन में भी अक्सर ऐसा होता है। इसलिए गांधारी जो है वो खुद भी आंखों पर पट्टी बांध देती जैसे धृतराष्ट्र को थी। तो रिजल्ट क्या हुआ? डेवस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन। संजय वो दुर्योधन के एरोगेंस को दिखाते हैं। एरोगेंस जो है वो नई नॉलेज को अंदर आने से रोक देता है।
दुर्योधन जो है भीष्म पितामह और बाकी द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, इनके विचारों को भी वो त्याग देते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं। दुर्योधन की आर्मी जो है पांडवों की आर्मी से 1.5 गुना है, लेकिन फिर भी वो इनसिक्योर है। इनसिक्योरिटी आती है, भाई मेरा तो पेपर नहीं निकलेगा, मैंने तो तैयारी पूरी नहीं है, वो कभी होगा भी ना। वो कहाँ से आती है? विशियसनेस, रॉन्ग डूइंग और फीलिंग ऑफ अदरनेस। तो रॉन्ग डूइंग तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में क्या होगा, लेकिन फीलिंग ऑफ अदरनेस तो आ सकती है। तो आप जब तक एग्जाम से कंप्लीटली अटैच नहीं होंगे, जब तक उसको फोकस और गोल के साथ आप उसको अपनाएंगे नहीं, जब तक उस पर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो इसीलिए आपको नोबल आइडियाज होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और वो किसी और के दिखाने के लिए नहीं, अपने पढ़ने के लिए होनी चाहिए। दुर्योधन के पास सेल्फिशनेस है और फुलिशनेस है। आप भी अगर यही सोच के पढ़ रहे हैं मेरा एक बार हो जाए बस, पता नहीं मैं तो क्या कर दूंगा, सोशल मीडिया कर दूंगा, ये कर देंगे, अरे सब चीजें एग्जिस्ट रहेंगी, अभी भी हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली क्लैरिटी के साथ उनको साइड में करना है। इसीलिए अर्जुन तैयार है। कृष्णा को कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि हमें बीच में ले जाइए दोनों आर्मीज के, तो मैं देख सकूं कि मैं कहाँ पहुंचा हूं। कृष्ण जो है अर्जुन को बीच में लेके जाते हैं, भीष्म और द्रोण के सामने लेके जाते हैं, और अर्जुन को बोलते हैं कि अपना एग्जाम्पल फॉलो करो, जैसे अपनी ड्यूटी करो। अर्जुन लेकिन सेंटिमेंट्स में कम हो जाते हैं। उन्होंने देखा एक तरफ मेरे जो दुश्मन खड़े हुए मेरे भाई हैं, दूसरी तरफ में मेरे भाई हैं, तो इमोशन आ गया इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन के बीच में। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ और, आप उसको देख रहे हो कुछ और। एब्सर्ड जजमेंट आप लगाते हो, वही सी सेट में होता है, वही पीटी में होता है, और उसको जस्टिफाई भी हम करते हैं, और आंसर लिख रहे हैं 150 वर्ड का, लेकिन उसमें 5 वर्ड काम के हैं सिर्फ। जब आंसर लिखने की बारी आती है तो हम जो है मेमोरी का यूज करने लग जाते हैं, तब हमारे मेमोरीज के साथ साथ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी हमारा साथ नहीं देती, कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, माउथ भी ड्राई हो जाता है, बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है। ऐसा ही होता है प्रेशर में, तो इस सबसे हमें जीतना है। तो माइटी अर्जुन जब ब्रेक डाउन कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें हायर विजन होना चाहिए, इमोशंस का यूज करना चाहिए, हमें डिटैच रहना चाहिए, हमें रेशनल रहना चाहिए। स्टेज इज सेट फॉर योर सक्सेस, अर्जुन की तरह। तो गीता जो है वो ग्रीफ के आवर में हमें ये सब देती है। तो भले आप गीता को ना पढ़ें, लेकिन इन विचारों से आई होप मेरे सहमत होंगे कि इन चीजों का कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ सुपरफिशियल मोटिवेशन ये एग्जाम क्रैक करने में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। गोइंग टू द नेक्स्ट पेपर। अगर मैं आपको एक पीटी फैक्ट दूं, जो पीएलआई है, मैं पीएलआई का फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, पहले हम बहुत बार बात कर चुके हैं, खुद सोचिए, गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स। पीएलआई जो है वो आपका 48% एक्सपोर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेटा सजेस्ट करता है कि एक्सपोर्ट जो है वो आएगा लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से, मोबाइल के उससे। तो एक्सपोर्ट जो है 48% सेल्स का पार्ट है, जो कि कंपनीज जिनको हम पीएलआई स्कीम से हमने जोड़ा हुआ है, चाहे फिर वो आप कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे फिर वो सेमीकंडक्टर्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, और चाहे एडवांस केमिकल बैटरीज हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, कि सिर्फ हमें ये नहीं लिखना है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके अंदर भी आपको स्कीम में जाना है, उसके बाद भी आपको उसके बाद कुछ की वर्ड्स में जाना है, उसको भी आपको देखना है कि इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन सकता है, डब्ल्यूटीओ के रूल्स को फॉलो करके हम नंबर 1 कैसे बन सकते हैं। तो आप ये चीजों पे जाएंगे तो आपका आंसर बहुत ही क्लासिकल, आपकी थिंकिंग भी ब्रॉड होगी, और जो है आप क्लैरिटी के साथ उसमें कर पाएंगे। सो दिस वाज वन एलिमेंट आई फाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई थॉट आई शेयर विद यू। एंड द सेकंड relevant thing we have to see, so we will go to the bet on infrastructure funds to ride on government push, इसको हम देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है सस्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश कर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन मैनर में पुश कर रही है, परफॉर्मेंस को भी बूस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को भी बढ़ा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो इन्वेस्ट infrastructure funds invest in companies that own, build और help build और operate infrastructure। अभी हमने थोड़े दिनों पहले बीओटी की बात भी की थी, हमने उनके प्लस और माइनस की बात भी की थी। एनर्जी है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, टेलीकॉम है, पावर है, सर्विसेज है, ऑटोमोबाइल, ऐसे करके एरो करके बना लो। तो इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट
फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स जो है वो फ्लोट की गई थी 2004-2008 के बीच में। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, रियल एस्टेट, ये फोरफ्रंट में थे मार्केट के उस टाइम पे। लेकिन वो गिरे भी बाद में वो गिरे भी। लेकिन अब जो बात है, जो दोबारा पुश किया जा रहा है, क्योंकि पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड, पावर ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आ रहा है, दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी गुड, इट कैन हैव ए वेरी गुड फ्यूचर ऑल्सो। और ऐसा आ रहा है कि भाई ओवरलैप नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियोज का, इनको एक्टिवली और प्रूडेंटली मैनेज करना होगा। और ये भी देखना होगा साथ में जो है आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, इसीलिए कम से कम 10 साल का होराइजन जरूर लेके चलना पड़ता है। लेकिन इंडिया के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। एंड डेफिनेटली अगर हम बाकी सारे एलिमेंट्स को भी देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यस, इंडिया के उसमें बहुत सारा प्लस पॉइंट आ रहा है। वी आर ऑन द कस्प ऑफ अ चेंज और ट्रांजिशन, दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग। अगर हम बिजनेस लाइन में बात करें, यूएस चाइना ट्रेड वॉर हमें पता है, इट इज हैपनिंग ओवर देयर। कोविड पैंडेमिक भी है, रशिया यूक्रेन वॉर भी है, इसीलिए जो ग्लोबल सिनेरियो है दैट इज गोइंग टू बी डिसरप्टेड। अगर हम बात करें how India can be growing in such circumstances, how the waves of challenge can be tackled. First wave आई यूएस चाइना ट्रेड वॉर की 2018-19 में, उससे दोनों इकोनॉमीज डिस्टर्ब हुई और कोई जीता नहीं, नो बडी विंस, नॉट इवन द बाई स्टैंडर्स। लेकिन उससे टेम्परेली कुछ कंट्रीज को बेनिफिट हो सकता है। ट्रैफिक रिवर्सल्स, वो तो कई साल लग जाते हैं उन चीजों के इम्पैक्ट आने में। एंड ऑब्वियसली हाफ ऑफ द यूएस इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, वो टैरिफ के सब्जेक्ट है, इसलिए चाइना भी डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, और यूएस भी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। और जो टारगेट किया गया वो जो है, आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिन पे से डाइवर्शन इजियर और फास्टर है। तो बायलेटरल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट के मल्टीलेटरल रेमिफिकेशन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूएस चाइना बायलेटरल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हैज मल्टीलेटरल रेमिफिकेशंस। जो टैरिफ है उसने अलाउ किया यूएस इंपोर्टर्स को और एशियन एक्सपोर्टर्स को कि ग्रेजुअली जो है चीजों को ब्रॉड किया जा सके, डाइवर्शन बढ़ता चला गया। लेकिन हर जगह हो भी नहीं सकता, क्योंकि जहां बहुत जगह चाइना इज हैविंग एन एक्सपर्टीज और वो वर्ल्ड का लीडर है एक्सपोर्टर में, तो आप बाकी जगह उसको कैसे, आप उसको फुलफिल कर पाओगे। सेकेंड वेव कैसे आई, पेंडेमिक, कोविड 2020 2021, नेशनल लॉकडाउन्स, restrictions on movement of people, dislocation of global shipping and transportation, disruption of supply chains, sharp downturn, loss of jobs and income, closer business, कितने सारे फैक्टर्स आ गए। इन सब के साथ क्या हुआ कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स ने कोऑर्डिनेटेड फैशन में फिस्कल, मॉनेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए। 2021 के बाद जो है लाइफ नॉर्मल होने लगी, कॉन्फिडेंस पिकअप होने लगा, मार्केट बूम और एसेट प्राइस फिर से बढ़ने लगे। अब इतने में आ गई थर्ड वेव। थर्ड वेव क्या आई, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इससे भी क्या हुआ, सप्लाई डिमांड मिसमैच। दूसरा, हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन इन डेवलप्ड एंड इमर्जिंग कंट्रीज। तीसरा, पोलराइज नेशंस, यानी कोई किसी दिशा में जाएगा, कोई किसी दिशा में जाएगा, किसी ने किसी पे सैंक्शन लगा दिया, किसी ने किसी पे सैंक्शन लगा दिया। रशिया इज अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पिग आयरन, पैलेडियम, निकल, इनरिच यूरेनियम एंड व्हीट। एंड रशिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट में शेयर भी है, कोल, प्लेटोनियम एंड रिफाइंड एल्यूमिनियम। यूक्रेन is a key exporter of wheat, maize, barley, pig iron, and the largest sunflower oil. Russia and Belarus are the important supplier of fertilizers, नाइट्रोजन एंड पोटैश। अब सोच लो आप, और इंडिया को इसमें लिंक कर लो आप। तो इसका मतलब हुआ क्या, मेजर डिसरप्शन इन द सप्लाई ऑफ एनर्जी, फर्टिलाइजर, फूड मेटल्स फ्रॉम द ब्लैक सी रीजन। तो सप्लाई भी, डिमांड भी, मिसमैच भी, एनर्जी क्राइसिस भी, उसके बाद जो है इन्फ्लेशन भी, फिर मुसीबत आएंगी ही आएंगी। इसका और मुझे आप रास्ता बताइए। चाइना इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन, लेकिन ग्रोथ फिर भी पॉजिटिव है। इंडिया विल ऑल्सो रजिस्टर पॉजिटिव ग्रोथ। रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज कंटिन्यूइंग, मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस टू द वर्ल्ड, हाई एनर्जी प्राइसेस, और उसमें फिर आप लॉन्ग टर्म चैलेंजेस की बात करते हो, उसमें आप बात करते हो क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हो, तो कैसे होगा। तो ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू slow down next year. It is going to, have a kind of recession. So I have given you an overview, a mind map kind of thing, a growth chart कि कैसे वो हो रहा है, and that is why it is very very important to understand it.
Coming to another very important lecture. अगर मैं आपको कहूँ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बियॉन्ड अगर देखा जाए, हाउ इंडियन मिडिल क्लास एंड हाउ इंडियन स्पेशली द लोअर क्लास दे कैन हैंडल द कमिंग challenges as far as economy is concerned. The fiscal policy of India is at a very critical juncture. It need to carefully manage and communicate to markets a budgetary set strategy जिससे वो दिखाएगी कि डेट सस्टेनेबिलिटी यानी कि जो डेट है, जो उधार है, वो कैसे आप संयमित रूप से पूरी इकोनॉमी को लेके चलोगे, कैसे आप स्ट्रक्चरल एंड ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करोगे, व्हाट विल बी द फिस्कल फ्रेमवर्क, हाउ देयर विल बी फिस्कल आर्किटेक्चर, जो है, जो आपका फिस्कल जो एक सिस्टम आप चाहते हो, जो आपने क्रिएट किया है, उसको आप कैसे जताओगे, उसके लिए आपके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो इसलिए क्या है, उसके लिए क्या होना चाहिए, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एंड ऑल्सो प्रोसेस, और उसके लिए साथ में रोल होना चाहिए इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशंस का। तो ये जब रोल प्ले करेंगे, चाहे फिर वो बजट हो, चाहे फिर वो थिंक टैंक्स हो, चाहे फिर वो नीति आयोग हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, वो सारी की सारी चीजें जब राइट टाइम पे डेटा सामने आएगा, तो डेटा के हिसाब से आप चीजों को कंटिन्यूअसली एक राइट तरीके से मॉनिटर कर सकते हो। प्रिंसिपल हमें जो है, जो प्रिंसिपल जो हमारे होने चाहिए, वो सधे हुए होने चाहिए। फर्स्ट, हमें जो है प्रिंसिपल्स ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा कि पब्लिक डेट जो है सस्टेनेबल रहे। सेकेंडली, क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर डिसाइड होने चाहिए कि स्टैंडर्ड्स मीट किए जाएंगे। ये नहीं कि आप जैसे अब चुनाव आ रहे हैं तो आपने जो मर्जी वादे कर दिए, जो मर्जी आपने बोल दिया ऐसे होगा वैसे होगा। तीसरा, इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेलेंस एंड डिटरमाइनिंग कंप्लायंस, वो भी ठीक से काम करना चाहिए उनको, चाहे फिर वो दे आर इन लॉ एंड ऑर्डर, दे आर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, दे आर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड सो फोर्थ। न्यूजीलैंड ने एग्जांपल दिया है प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क का। प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क, उसने लेजिस्लेटिव प्रिस्क्राइब्ड आइडियाज को नहीं फॉलो किया, प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क को फॉलो किया, जो है क्रेडिबल बनाने के लिए, जैसे पॉलिटिकल कमिटमेंट टू द स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स। पॉलिटिकल कमिटमेंट जो किया विदाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है वो किया। मिड टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। सेकंड, पब्लिकेशन ऑफ फिस्कल स्ट्रेटजी, कि एनुअल फिस्कल प्लान बजटरी स्टैंडर्ड से वर्क कैसे करेगा। ये नहीं कि मुझे मुझे अगर रहना है नेक्स्ट टाइम भी गवर्नमेंट में, माय गवर्नमेंट शुड कम बैक, सो आई शुड बी आस्किंग कि ये प्रोजेक्ट इस स्टेट में चला जाए, या इस स्टेट की मैं टांग यहाँ से मोड़ दूं, या जीएसटी के लिए तमिलनाडु का भी खुशी नहीं हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि क्या क्या एंगल अलग अलग हैं, हमको देखना पड़ेगा क्या क्या मुद्दे हैं हमारे, और उन मुद्दों के हमें सॉल्यूशंस देके आने पड़ेंगे। तीसरा, प्रॉब्लम्स को जो कंप्लायंस करना स्टैंडर्ड्स का, और वो ट्रांसपेरेंसी और टाइमली पब्लिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए, हो रही है वो तो। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आई कैन गिव यू। ओल्ड कानून बंद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव, एंड देन देयर आर सो मेनी स्कीम्स, चाहे वो फर्टिलाइजर की बात हो, चाहे फिर वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात हो, चाहे फिर वो यूपी गवर्नमेंट की बात हो, चाहे फिर वो कर्नाटका गवर्नमेंट की बात हो। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो रिफॉर्म्स का चल रहा है, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए करप्शन बिल्कुल कम होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी मस्ट बी मोर एफिशिएंट। तो ये सारे एलिमेंट हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार आपसे इस विषय में मैं चर्चा करूं। Whenever we talk about history, whenever we talk about you know modern Indian history, so definitely 2022 marks the 130th anniversary of the election of Dadabhai Naoroji, the first Asian to be elected in the British Parliament in 1892 from the Finsbury constituency. House of Commons में फर्स्ट टाइम जो इंडियन ओरिजिन या एशिया का कोई अगर पहला आदमी बना था, वो तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अरे भाई, पैदा होते ही ग्रैंड ओल्ड मैन नहीं हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा समय व्यतीत किया भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत के राष्ट्रवाद को बनाने में, दैट ही इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज पारसी बाई बर्थ, Mumbai by upbringing, a teacher by calling, a scholar by aptitude, an economist by training, a philosopher by naturalment, a Londoner by extended domicile, a politician by extent, a leader by history's design.
सो ये क्या गजब लिखा है। उनकी जो बायोग्राफी है वो दिनयार पटेल ने लिखी है, बायोग्राफी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और वो बताते हैं कि 67 ईयर ओल्ड इंडियन जिन्होंने अपने नाम बना लिया था फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो लिबरल पॉलिटिशियन। और उन्होंने हॉलबर्न सीट को हर साल लड़ते थे। हॉलबर्न जो है स्ट्रांगली कंजर्वेटिव एरिया था, और वो इंडियन लिबरल को वहां से हरा दिया था। उसके बाद जो है लॉर्ड सेलिसबरी ने फेमसली और नोटोरियसली ये कहा था कि ब्रिटेन अभी तैयार नहीं किसी काले आदमी को चुनाव में जीतने के लिए। दैट्स हाउ नौरोजी वाज नॉट डिजेक्टेड, और वो उन्होंने निश्चय किया कि आई एंटर इनटू द पार्लियामेंट इन लंदन। और उस समय वुमेन को वोट करने का अधिकार भी नहीं था, और आयरिश होम रूल मूवमेंट भी चल रही थी, और ब्रिटिश जो है इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन जो इंडिया का कर रहा था उसकी भी उन्होंने आवाज उठाई। तो इसीलिए जब वो सेकंड प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एंड ही वेंट ऑन टू कंटिन्यू टू रेज द वॉइस फॉर इंडिया, और उन्होंने पिटिशन से, प्रेयर से, रिक्वेस्ट से, लेटर से उन्होंने कोशिश की 1893, 94, 1906, 1907 वो जो है इन बातों को उठाते रहे और भारत की भावना को आगे बढ़ाते रहे। इन 1892 जैसा मैंने कहा फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से वो लड़े एंड डिफीटेड द कंजर्वेटिव कैंडिडेट। ही वाज इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ कॉमन्स बाय 3 वोट्स। और नौरोजी को जो है मतलब कि उनको नैरो मेजोरिटी की वजह से आप कह सकते हो कि वो जीत गए। एंड ही वाज द सेकंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एशियन डिसेंट। उससे पहले यूरोशियन एमपी डेविड ऑक्टरलॉनी डाइस सोम्ब्रे जो है वो थे। लेकिन हम बहुत जगह पढ़ते हैं कि वो द फर्स्ट एशियन ऑल्सो टू डू सो। नौरोजी को वहां पर मिले जब वो बन चुके थे, तो 23 ईयर ओल्ड मोहनदास करमचंद गांधी मिले, और मोहनदास करमचंद गांधी जी के ऊपर नौरोजी का बहुत गहरा इम्पैक्ट हुआ। वहां पर उनको 16 साल के मोहम्मद अली जिन्ना भी मिले, जो कि नौरोजी के सेक्रेटरी भी रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैडम बीकाजी कामा भी उनके सेक्रेटरी रही। नौर जिन्ना हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हियरिंग नौरोजीज मेडन स्पीच इन द हाउस ऑफ कॉमन्स फ्रॉम द विजिटर गैलरी। आप सोचिए, लिबरल एमपी रहे वो 1892 से 1895 के बीच में। और उसके बाद जो है उन्होंने अपने अपनी 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 स्पीच से, अपने इलोक्यूशन से, अपने अपने उन्होंने ओरेटरशिप से भारत की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था उसको हमने बहुत ही ब्यूटीफुली रखा, आर्ग्यू किया। और उन्होंने जो है बताया कि इंडिया किस तरह से अंग्रेजों के हाथों कॉलोनियल इकोनॉमी और कॉलोनी के फॉर्म में एक्सप्लॉइट हो रहा है। इसी इंडिया की भावना को गांधी जी ने कहा इंडियाज डम मिलियंस, जो अपनी भावना, अपनी बातों को खुद नहीं रख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ पार्टी एफिलिएशन, कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ। जो अभी जो प्रेसिडेंट हैं उनका कोई भी उनसे लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम के अलावा। एंड जो है आप कह सकते हो कि नौरोजी पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऋषि सुनक इज द प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट पहले हमें कमला हैरिस भी थे। उससे पहले यू नो आप कह सकते हो कि उससे पहले भी पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह इंडियन ओरिजिन के लोग रहे हैं। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आई वांटेड टू शेयर विद यू दैट हाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हैज बीन प्लेड by Dada Bhai Naoroji, and that's how we shared this. Coming back to the Hindu newspaper of the day, कल हमने चर्चा की थी कैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और आज हम अगर हम बात करें एक कॉन्सेप्ट की, जो हम बात करें एनर्जी इक्विटी। एनर्जी इक्विटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी अगर हम चर्चा करेंगे, तो एनर्जी इक्विटी जो है, सबसे पहले अगर आप बात करते हो कि भाई क्लाइमेट चेंज में अर्जेंसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज एक्शन में, सबसे पहले बात होती है रियो अर्थ समिट में। पीटी के अंदर क्वेश्चन आ जाएंगे, रियो अर्थ समिट आ जाएगा 1992, आपको पता होना चाहिए। जोहान्सबर्ग समिट भी पता होना चाहिए 2002 की, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो जो 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी जो हो रहा है, जो यूएनएफसीसी के फ्रेमवर्क के अंडर में, तो ग्लासगो में जब 26 हुआ था, सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज हैड डिक्लेयर्ड देयर इंटेंशन टू रीच द नेट जीरो एमिशन बाय 2050। लेकिन आप जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप रखना चाहते हैं, उससे ये मैच नहीं होता है। क्योंकि जो फोर्थ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट है वो 1.5 डिग्री तक पहुंचने की बात करता है, वो तो ऑलरेडी खत्म हो गया है। डेवलप कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाफ ऑफ द CO2 एमिशन, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या वो बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। ग्लोबल एनर्जी पॉवर्टी
अगर आप बात समझो तो वो है डेवलपिंग कंट्रीज में। मिलियंस ऑफ पीपल आर हैविंग नो इलेक्ट्रिसिटी एंड मिलियंस आर नॉट हैविंग एनी क्लीन फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजी। बिलियंस में है ये, यानी एवरेज पर कैपिटा एनर्जी जो यूज है रिचेस्ट 20 कंट्रीज का, इट इज 85 टाइम्स हायर देन द 20 पुअरेस्ट कंट्रीज। ये आप एक कोट अपनी जगह एनवायरमेंट के तौर पे आप कहीं ना कहीं लिख के रख सकते हो। एनर्जी पॉवर्टी, क्या एनर्जी पॉवर्टी, इंडिया को भी एनर्जी पोवर नहीं रहना है, इसीलिए वो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सब तरह के एफर्ट्स कर रहा है। आप कहिए कि आप समझिए कि एवरेज एनुअल पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन सब सहारन अफ्रीका का है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से जुड़ा हुआ है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेशियो से जुड़ा हुआ है, वो पर कैपिटा जीडीपी से जुड़ा हुआ है। और ओईसीडी कंट्रीज को आप देखेंगे पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, तो वो मतलब 1000 टाइम्स मोर देन द सब सहारन रीजन। तो रियलिटी यही है। तो ग्लोबल इनइक्वलिटी कोविड-19 में भी थी, ग्लोबल इक्वलिटी अभी भी है। इसके लिए कोई रिलायबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्लान नहीं है, एंड दैट इज व्हाई एज लॉन्ग एज इट इज कंटिन्यूइंग, तो आप लगा लीजिए पुअर एंड वनरेबल कम्युनिटीज आर गोइंग टू सफर। सो एशिया, अफ्रीका, दे कैन नॉट, इवन जहां पर बिजली दी भी गई है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे एनर्जी बिल्स। इसीलिए एक्नॉलेज करने का टाइम आ गया है दैट ग्लोबल साउथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डेवलप वर्ल्ड समझे। इन यूएस 81% ऑफ द प्राइमरी एनर्जी इज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। In Europe, fossil fuel is 76%, coal, oil, natural gas 11, 31 and 34%। अब एक्नॉलेज करने के 30 ईयर्स बाद भी वो लोग नहीं कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में सबसे आगे नहीं है। डीकार्बोनाइजेशन में ग्लोबल नॉर्थ जो है वो कुछ कर ही नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन ने क्लासिफाई किया अभी ये नेचुरल गैस को कुछ यूज के लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल। नेचुरल गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 7.5 बिलियन टन्स ऑफ CO2, 7.5 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इन 2020। उसके ऊपर से कोल कंजम्पशन इन यूएस एंड ईयू इज एक्सट्रीम, वो भी हर साल बढ़ रही है। सेम डेवलप कंट्री आर्ग्यू करते हैं कि ग्रीन एनर्जी जो है वो बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और वो उनको प्रमोट करें। लेकिन हम कैसे प्रमोट करेंगे? जो डिफरेंशिएशन है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज का, और हमारे यहाँ आप कहते हैं कि भाई फॉसिल फ्यूल बैन होने चाहिए, और अपने यहाँ आपके चल रहे हैं, और आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं करेंगे, तो हाउ द थिंग्स विल मूव? तो COP27 ग्लोबल साउथ को एनर्जी पॉवर्टी का क्वेश्चन उठाना चाहिए। जीरो हंगर, जीरो malnutrition, जीरो पॉवर्टी। इसके अलावा हमें जो है, जो हमारे साथ जो भेदभाव है, ये जो व्यभिचार है एक तरीके का, मौलिक जो अधिकारों का हनन है, उसको भी क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट पीटी के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आ जाते हैं, पीटी के अंदर डिक्लेरेशंस आ जाते हैं, वो भी हमें देखने पड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन बॉडीज के और बाकियों के हमें देखने पड़ेंगे। जो भी वर्ल्ड हेल्थ का है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। वी हैव टू बी वेरी फर्म एंड क्लियर अबाउट इट। पाकिस्तान की हम बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें प्रॉक्सी वोटिंग की, रिमोट वोटिंग की, इंडिया का लार्जेस्ट डायस्पोरा है, 1.35 करोड़ नॉन रेजिडेंट इंडियंस। मैनी ऑफ देम लीव द कंट्री फॉर शॉर्ट टर्म वर्क, और वो वोटिंग को मिस कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउज enrolled overseas citizens to vote in person at the polling station in the constituency where the person is registered an overseas elector। अब नेसेसिटी है पर्सन की, और उसके कॉस्ट भी हैं ओवरसीज सिटीजन के लिए, क्योंकि पहले भी देखा गया था 25,000 जो हैं, और लोगों ने वोट किया अमंग अराउंड 1 लाख रजिस्टर्ड इलेक्टर्स में से। एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई ईसीआई ने, और उन्होंने मेथड ढूंढने की कोशिश की हाउ द ओवरसीज वोटर्स मैंडेट कुड बी कंक्लूडेड दैट प्रॉक्सी वोटिंग वाज द मोस्ट वायबल थिंग। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको ऑब्जेक्ट किया, इसीलिए एक बिल पास किया गया 16 लोकसभा में, लेकिन वो लैप्स हो गया। ईसीआई ने दोबारा गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि एनआरआई को वोट करने के लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू दिया जाए, लेकिन जो है ईटीबीएस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट पोस्टल बैलेट सिस्टम की बात भी की गई, विच अलाउज रजिस्टर्ड देयर मैंडेट ऑन डाउनलोडेड ईटीबीबी, और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दें। अब फेस पे तो ठीक बात है, पोस्टल बैलेट की बात एनआरआई के लिए बहुत अच्छी है, और एम्बेसी के ऊपर बर्डन भी बढ़ जाएगा, लेकिन उसके अलावा क्या और कोई ट्रस्टवर्दी वेज हैं जिसके द्वारा आप जो है वोटिंग कर सकते हैं प्रॉक्सीज को अपॉइंट करने के अलावा? जैसे करंटली क्या होता है, सर्विस पर्सनल, वो लेकिन लिमिटेड नंबर में है। और उसके बाद 2014 में डिस्कशन भी हुआ था, सम पॉलिटिकल पार्टीज रेज द क्वेश्चन कि वेदर एनआरआई विल गेट ए बेनिफिट डिनाइड टू यू नो इंटरनल जो माइग्रेंट वर्कर्स हो, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वापस इंडिया ट्रेवल करके आते हो, वो तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो एनआरआई को ये फैसिलिटी दी गई,
और बहुत सारे कंट्रीज अलाउ भी करती हैं ओवरसीज सिटीजन्स को, लेकिन इंडिया के जितना बड़ा कहीं पे भी वो नहीं है। देयर इज अ वेरी वेरी स्केल बहुत बड़ा है। तो मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये फैसिलिटी देने से पहले वोटिंग की ओवरसीज इंडियंस को, कि लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स जो हैं इंडिया से बाहर, क्या उनको भी रजिस्टर करने का मौका दिया जाना चाहिए उनकी रेजिडेंसी को देखते हुए। अगर पोस्टल बैलेट सिस्टम को अगर हमें इंस्टीट्यूट करना ही है तो उसके रूल्स जो है बहुत ही क्लियरली होने चाहिए, ताकि एलिजिबिलिटी, कितने टाइम को आपने इंडिया से बाहर स्पेंड किया है, उसको नजर में रखा जा सके। दिस इज व्हाट द आर्टिकल वांट्स टू टॉक अबाउट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट एलिमेंट। हमने कल ही के लेक्चर में चर्चा की थी कि देयर इज एन इशू बाय विच यूरोपियन रेगुलेटर्स आर, जो रेगुलेटर्स इन इंडिया हैं, वो जो है यूरोपियन बैंक्स की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटरी के साथ जो है स्टैंड ऑफ है यूरोपियन बैंक्स इन इंडिया का, और साथ में जो है यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर का और इंडियन रेगुलेटर्स का, कि भाई उनका इंस्पेक्शन या सुपरविजन जो है करने दिया जाए। किसका? इंडियन काउंटर पार्टी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सीसीपीस, मैंने कल आपको नाम भी बताए थे। तो ये सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी जो है, ईएसएमए, जो यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर है, उसने कहा कि वो जो है 6 इंडियन सीसीपीस को डी रिकॉग्नाइज कर देगा, जैसे मैंने कहा था क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सो, कल मैंने पीटी के एंगल से आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। और ये डिसीजन किस लिए है? क्योंकि नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि भाई ये जो है यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी यूरोपियन बैंक्स जो हैं वो जब सेटल ही नहीं कर पाएंगे फॉरेन एक्सचेंज में, करेंसी में, तो फिर चीजें होंगी कैसे इंडियन एक्सचेंजेस के साथ जो काम हो रहा है। अब इंडिया की डील क्या हुई थी? आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, द यूरोपियन यूनियन अडॉप्टेड द यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटर ने 2012 में ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट के लिए कुछ इश्यूज उठाए थे। तो वो चाहते हैं कि भाई उन आइडियाज से आगे और बढ़ा जाए, एडिशनल कंडीशंस लगाई जाए, सुपरवाइजरी पावर्स भी दी जाए, ताकि इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को इंस्पेक्ट किया जा सके। लेकिन इंडियन रेगुलेटर्स को ये मंजूर नहीं है। बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इंडियन रेगुलेटर का स्टैंड ये है कि सेबी हो गया, आरबीआई होगा, वो दे आर नॉट कंफर्टेबल स्क्रूटनी और इंस्पेक्शन से, क्योंकि इससे क्या होगा, इनकी जो खुद की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो ग्राउंड है, वो कम हो जाएगी। एक तरीके से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उनको दिया जाएगा करने के लिए। और ऐसा हो जाएगा तो बाकी कंट्रीज भी फिर इंडिया को बोलने लगेंगी। तो इंडिया ऐसा अलाउ करने नहीं दे सकता है। तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा? जैसे ड्यूशे बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक, ये जो है बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनको अपने जो है पोजीशन, उनको अपने आई शुड से कि जो भी बैंक के ऑपरेशन उसको अनवाइंड करना पड़ेगा। उनका लार्ज बिजनेस वो लूज करेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो कहीं और बिजनेस के लिए ढूंढेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली नुकसान तो है ही। क्या वे फॉरवर्ड है? इंडियन रेगुलेटर सेज देयर इज अ टाइम टिल अप्रैल 2023 and deadline could even extended, so issue could be resolved through government to government negotiations. European banks have made representation to the Indian government and regulators seems to have resolved the matter. वो कहते हैं कि भाई जो भी बैंक्स हैं उनको होम कंट्री के रेगुलेशन से कंप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर बैन अगर होता भी है तो फॉरेन फ्लो जो यूरोप से इंडिया में आ रहा है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इट विल ओनली इम्पैक्ट यूरोपियन बैंक्स एबिलिटी टू सेटल ट्रेड एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस। यूरोपियन बैंक्स को मुश्किल होगी। So that is why this was in the news and this has been an important element which we thought we should discuss. अब अगर मैं आपसे एक पॉइंट की और बात करूं, जो सेंटर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्फ्यूजन स्ट्रेटेजी है उसको रीथिंक करना पड़ेगा। देखिए 2011-12 में आप देखिए 1.8, और आप देखिए 2022-23 में 2.9 सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी। रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस हुआ, उससे इकोनॉमी को सपोर्ट भी मिलेगा, और कोविड के बाद तो और चाहिए। नेक्स्ट ईयर बजट भी आ रहा है, गवर्नमेंट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को और उठा रहा है, बट हाउ मच ऑफ द इंक्रीज दिस ईयर केम फ्रॉम द प्रपोज्ड ट्रांसफर टू स्टेट्स?
कितना आया उसमें से, आप ये देखिए। तो ये ट्रांसफर्स हुआ सबसे नीचे, उसके बाद आपका हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर हुआ रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। दीज आर द थ्री हेड्स। तो आप ये देखिए कि नेक्स्ट ईयर जब आएगा, जब बजट आ रहा है, जो गवर्नमेंट जो है और बढ़ाएगी, वो जो है 7.5 ट्रिलियन से बढ़कर 10 ट्रिलियन तक 2024 तक हो जाएगा। लेकिन नंबर तो आई कैचिंग है, लेकिन डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो ये नहीं निकलेगा। अब पॉइंट ये है कि 7.5 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन इंटरेस्ट फ्री लोन होगा स्टेट्स के लिए, जो कि कैपिटल वर्क इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप उसको भी हटा देंगे, आप जो है एयर इंडिया को भी हटा देंगे, तो प्लांट कैपेक्स जो है वो इतना ज्यादा नहीं हुआ, जितना सोचा था उतना ज्यादा नहीं हुआ है। दिस इज ओनली नंबर्स। जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस को, वो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन जितना चाहता उतना नहीं हुआ। सो पॉइंट इज दैट इकोनॉमी नीड मोर सपोर्ट, इकोनॉमी नीड मोर एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर मस्ट टेक एक्शन। प्राइवेट सेक्टर का रोल होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को करना पड़ेगा, एंड देन ओनली इट विल बी एबल टू शोकेस द वे फॉरवर्ड। सो विद दिस, let's stop it here only, so that you can make more points, so that you can look into clear ideas, you can derive key concepts, make your own notes, write down, listen to it carefully, read it alongside, and then we will try to understand how it is moving forward. Wishing you all the best, and I wish and believe that you are working with good clarity and happiness. Please do subscribe, like, promote, revise, and get success, not only in the exam but also in the life. Thank you very much.